नमस्कार। दी प्रिंट सॉफ्ट कवर में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ और आज हमारे साथ हैं आईपीएस अधिकारी के सत्यनारायण। सॉफ्ट कवर में हम किताबों से जुड़े बातचीत करते हैं, उनके लेखकों को बुलाते हैं, उनसे उनकी किताब के बारे में प्रश्न पूछते हैं और उनसे उनका अनुभव जानते हैं। तो आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो है नक्सलवाद और समाज। ये मेरे सामने वो किताब है और हमारे साथ उनके जो लेखक हैं वो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सर, आपका दी प्रिंट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपने जो किताब लिखी है बहुत ही गंभीर विषय है नक्सलवाद। और नक्सलवाद बहुत देश एक बहुत मतलब बहुत समय तक नक्सलवाद की चुनौतियों से जूझ रहा है, बहुत काफी समय से हो गया है। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि नक्सलवाद की जो सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है, वो हमारे देश के सामने क्या है। इस समय जो हमारा आंतरिक सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चुनौती है आतंकवाद और नक्सलवाद। तो ये दोनों में जो आतंकवाद है उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है और बिना लक्ष्य का ही आतंक फैलाता है। और जो नक्सलवाद है एक लक्ष्य लेके चलता है। वो राज्य के विरोध में जनता को जागरूक करते हैं और जनता को उसके लिए तैयार करने में लगे रहते हैं और हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। इस हिंसात्मक रास्ता के वजह से कई जो पुलिसकर्मी है अपना जान खो गए हैं। और जब से ये 2014 से लेकर अब तक जो है काफी कार्रवाई किया जा चुका है। और वर्तमान सरकार जो केंद्र सरकार के नेतृत्व में नक्सलवाद का जो घटनाएं हैं उसमें काफी कमी भी देखने को मिल रहा है। तो एक तरीका से हम लोग एक अच्छा स्थिति के ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे सर, अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान को अगर याद करें तो उन्होंने कहा था कि देश की सबसे बड़ी चुनौती, आंतरिक चुनौती जो है वो नक्सलवाद है। तो सर, नक्सलवाद बेसिकली जो अगर हम जाने तो क्या एक इनका इकोसिस्टम है, कैसे ये इतनी बड़ी समस्या बन गई हमारे देश की कि देश के अंदर रहकर ही देश के खिलाफ काम करना। एक नक्सलवाद का जो बेसिक स्वभाव ये रहता है, जी। ये जनता को तैयार करना, मतलब जनता को जागरूक करना और जनता के जरिए जो है सरकार के खिलाफ एक भावना जनता के अंदर फैलाता है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है जो जो नक्सलवाद की जो सिद्धांत है उस सिद्धांत बहुत आकर्षणीय रहता है। और ये गरीबों के प्रति और शोषित और पीड़ित जनताओं के प्रति सहानुभूति रखते हुए और उनके उन समस्याओं को लेके ये लड़ने का कार्यक्रम ये चलाते हैं। इसको देखते हुए इसलिए पढ़े लिखे लोग भी इसमें शरीक हो जाते हैं और बहुत अच्छा अच्छा पढ़े लिखे लोग इसका भावनाओं से और इन सिद्धांतों से सहानुभूति रख के अपने हाथ में हाथ मिला के इनका सहयोग भी करते हैं। इस वजह से एक देश का एक प्रधान समस्या के रूप में ये उभर कर आई है। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये जो है विश्व में कई देशों में जो है ये नक्सलवाद का विभिन्न रूपों में रूप अलग हो सकता है। और वहाँ का स्थितियों का भौगोलिक स्थितियों को लेके और वहाँ का सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को देखकर वो अलग अलग रूप ले सकती है। मगर कहीं कहीं जो है मिडिल अमेरिकन कंट्रीज में है और एशियन कंट्रीज में है, कई देशों में जो है ये नक्सलवाद फैला हुआ है और एक दूसरे का सहयोग भी करते थे। ये लोग जो है कहीं जो चाइना है या फिर कम्युनिस्ट कंट्रीज कहीं जो कंट्रीज है उनका सहयोग भी इनको मिलता रहता था। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में ये हमारा देश में ये शुरू हुआ है। सर, अगर देखें तो जब अगर पहले की बात करें तो 80 के दशक, 90 के दशक और 70 के दशक में नक्सलवाद एक लगभग 10 से 11 राज्यों में फैला हुआ था। आज जाकर वो 30-35 जिलों में सिमट गया है। तो आप एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं, तो इसके पीछे क्या प्रशासनिक कारण रहा है, मतलब प्रशासन ने किस तरह से काम किया उसको कम करने में, उसको बिल्कुल खत्म करने में, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। ये नक्सलवाद का समस्याओं को कम करने में
केंद्र सरकार की नीतियां और कुछ राज्य सरकार का नीतियां काफी कामयाबी रही है। और जैसा कि आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश जो है एक अच्छा उदाहरण पेश करती है देश के अंदर। तो ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य में, वो ग्रे हाउंड्स एक अलग संस्था उन्होंने गठित किया है। वो ग्रे हाउंड्स के जरिए ये नक्सलवाद का काफी हद तक उन्होंने समाप्त कर दिया गया। और कई राज्यों में जो है स्पेशल टास्क फोर्स के नाम से, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के नाम से, इस तरीके से उन लोगों ने अपना अपना राज्यों में कार्य शुरू किया है। इसी के साथ साथ जो है राज्यों ने जो है विकास कार्यों पर काफी जोर दिया है। जैसा उत्तर प्रदेश में जो है आप देखेंगे, जनपद चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर, तीन जनपद काफी अच्छा प्रभावित हो गई थी 2002 में, जब मैं एसपी सोनभद्र के रूप में तैनात था। और 2009 में जो है मैं एसपी मिर्जापुर के रूप में तैनात था। ये दोनों जिलों में मैं नक्सलवाद को मैंने देखा। उस समय जो है, जो राज्य सरकार के द्वारा जितने घने घनघोर जंगल है, पहाड़ है, उन सब पहाड़ों पर रोड रोड का अच्छा तरीका से वो बिछाया गया है। रोड्स के निर्माण के साथ साथ जो गरीबों का आवासों का निर्माण, और उनका जंगल का जमीन में जो है उनका कुछ अधिकार देना, और उनका जमीन के लिए पट्टा देना, और जो मछलियों का पालने के लिए जो तालाब है, उन तालाबों पर जो आदिवासी लोगों को अधिकार देना, इस तरीके से जो है राज्य सरकारों के द्वारा काफी कार्रवाई की गई है। और केंद्र सरकार के द्वारा, और खासकर वर्तमान जो सरकार है केंद्र सरकार, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो है काफी अच्छा कार्रवाई की गई है। और काफी कई राज्यों का जो है केंद्र सरकार की तरफ से काफी सहयोग दिया गया। नए नए थानों का निर्माण, चौकियों का निर्माण, और जो है जो पुलिस मित्रों का जो है उनको पैसा देने के लिए भी प्रावधान रखा गया। और जो पुलिस का सहयोग करने का, और जो आदिवासी लोगों का नौकरी दिलाने का काम में केंद्र सरकार के द्वारा एक अच्छा कार्रवाई की गई है। और उसके साथ साथ सीआरपीएफ का अच्छा तरीका से केंद्र सरकार के द्वारा उपयोग किया गया। और जैसा दंतेवाड़ा है, बस्तर है, और गढ़चिरौली है, और इधर झारखंड क्षेत्र में जो है आप कई जगहों पर जो सीआरपीएफ का अच्छा तरीका से तैनात की गई है, और उनका प्रशिक्षित किया गया। और विशेष बटालियन भी न सिर्फ नक्सल काम को हैंडल करने के लिए, एक सीआरपीएफ में एक अच्छा विशेष बटालियन गठित हुआ। उन बटालियनों की कार्रवाई अपने आप में एक महत्वपूर्ण रही है। तो इन सभी कारणों की वजह से नक्सलवाद जो है कमी की ओर बढ़ी है। सर, अगर देखा जाए तो जैसे आदिवासी लोग होते हैं, गरीब होते हैं, और वो बाद में नक्सली बन जाते हैं। तो इसके पीछे सामाजिक कारण क्या है? क्या मतलब उस क्षेत्र का क्या दिक्कतें हैं, उनको क्या परेशानियां होती हैं कि वो अपने देश के खिलाफ ही बंदूक उठाने को तैयार हो जाते हैं? इसके सामाजिक कारण क्या है सर? नहीं, ज्यादातर जितना मैंने स्टडी किया था, क्योंकि मैं रहने वाला था ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र का, एक आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जिले में जी एक गिरिजन प्रांत का एक गांव है पामलवा का। उस गांव का मैं रहने वाला हूँ। मैंने बचपन से मैं करीबी से मैंने देखा, जो भी स्थानीय समस्याएं हैं वही प्रधान प्रधान विषय रहा है। जो वहाँ का लोग, जो वहाँ का प्रशासन के विरोध में, या वहाँ का जमींदारों के विरोध में, यहाँ का जो भूस्वामियों के विरोध में, या ठेकेदारों के विरोध में, या कोई व्यापारी लोग हैं जो शोषण करते हैं, उनके विरोध में खड़े हैं। ये बल्कि ये नहीं देखा गया है। मैंने जो जितने मेरा जो अध्ययन है, उस अध्ययन में मैंने देखा, कोई भी जो आदिवासी लोग है या आम जनता है, उनका आवाज सरकार के विरोध में नहीं है, बल्कि स्थानीय समस्याओं का जो शोषण कर रहे हैं, उन मध्यवर्गीय का लोगों के विरोध में है। जैसे इन दलालों के विरोध में है, या कई ठेकेदार है इनका काफी शोषण कर चुके हैं, कई व्यापारी लोग हैं इनका शोषण कर रहे हैं, या इनका शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या भौतिक रूप से जो जो शोषण करते हैं, उन सब के खिलाफ किसी न किसी रूप में आवाज उठाने का काम किया है। और इन सभी जो असंतृप्ति या जो भी डिसअपॉइंटमेंट, या जो एक इन स्थानीय समस्याओं को लेके ये लोग जो परेशानी झेल रहा है, उन लोगों का भावनाओं का जो है
कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग होंगे या कुछ नेतृत्व, नक्सल का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने अपने पक्ष में कर लिया गया और उनको प्रभावित कर दिया गया और उनका जो है शस्त्रों में प्रशिक्षण दिया गया और उनको शस्त्रों के प्रति एक मोह और एक एक जो है हिंसात्मक धोरणी के प्रति उनका आकर्षित किया गया। इस वजह से जो है ये जो आदिवासी लोग हैं या जो जंगल पहाड़ों का लोग हैं, वो लोग जल्दी से जल्दी इन शस्त्रों के प्रति आकर्षित होकर ये नक्सल मार्ग में ये लोग भी चले गया। और बाद में जब ये लोग समझे हैं, जो जैसा मेरे सामने जो है 32 नक्सली सरेंडर किया था और जितने लोग आत्मसमर्पण किया मेरे समक्ष, उन सभी नक्सलियों से मैंने पर्सनली पूछताछ किया, उनके परिवार के लोगों से बात किया। तब उन लोगों ने बताया, साहब एक बार हम नक्सलवाद में जाने के बाद तब हमको एहसास हुआ हमने बहुत बड़ी भूल कर दिया। हमने जो है ये का हम लोग ये समझे थे हमारा स्थानीय समस्याओं का समाधान इन नक्सलियों का मार्ग जो रास्ता है उस रास्ता से समाधान निकल के आएगी। परंतु वहां जाने के बाद पता चला वहां भी एक अलग शोषण चल रहा है, वहां भी एक अलग व्यवस्था खड़ी हो रहा है, मगर हमारा समस्या वहीं का वहीं रह गया, समाधान नहीं रहा। परंतु सरकार के माध्यम से एक अच्छा समाधान निकल के आ रहा है। इस वजह से हम लोग जो है सरकार के साथ साथ देने के लिए हम लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं करके, क्योंकि इन सभी परिवार लोगों को, कई परिवार लोगों को वो हम लोगों ने सोनभद्र में नौकरी भी दिलाया था और एक अच्छा उनका जो है रिहैबिलिटेशन का कार्यक्रम भी हम लोगों ने कराया। इस वजह से काफी प्रभावित हुए हैं। तो एक एक बार भ्रमवश जो है ये लोग नक्सली रास्ता पर, हिंसात्मक रास्ता पर ये लोग चल पड़े, मगर जब भ्रम दूर हो गया तो इनको समझ में आ गया जंगल पहाड़ों में रहना कितना मुश्किल होता है। और जैसा कई लड़कियां हैं, वो लड़कियां भी बंदूक के प्रति आकर्षित होकर वो लोग भी नक्सलियों का रास्ता पकड़े थे। वो लोग फिर जब इनका किसी से प्यार हो गया, जब वो उनका जो है शादी होने लगा, फिर शादी के बाद जो है वहाँ जंगलियों में कैसा इनका डिलीवरी कैसे होगी, इनका हेल्थ हेल्थ का जो है ट्रीटमेंट कैसा होगा, तो कई परेशानियां इनको जंगलों में झेलना पड़ा। और जनजीवन से जो है ये लोग जब दूर गया, इनको वो सारे भ्रम टूट गई, टूट के फिर मेन रास्ता पर आने लगे। तो इसी का परिणाम साथ साथ जो सरकार की जो अच्छा अच्छा नीतियां हैं, उन नीतियों की वजह से ये दोनों मिलके जो है नक्सली अपना, अब आज के डेट में आप देखेंगे कोई नया युवक जो है इस पर प्रभावित नहीं हो रहा है। और सभी युवक जो है एक अच्छा जिंदगी जीना चाहते हैं, एक अच्छा नौकरी और एक अच्छा परिवार अपने के लिए बसाना चाहते हैं। इसलिए वो सारे जो भ्रम है अब दूर हो गए। सर, आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और आपने मतलब आप पुलिस में हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझते भी होंगे। सर, प्रशासनिक चूक कितना हद तक जिम्मेदार है? कई बार आरोप लगते हैं कि जो सुरक्षा एजेंसी हैं, जो पुलिस हैं, वो आदिवासियों का दमन करते हैं, वो आदिवासियों को डराते हैं, धमकाते हैं, जिसके बाद भी, जिसके प्रभाव में आके भी वो बंदूक उठा लेते हैं। तो इसमें कितनी हद तक सच्चाई, और आपने तो करीब से देखा है। नहीं, ये इसमें सच्चाई है थोड़ा सा, मगर जी ये नहीं कह सकते हैं सिर्फ यही एक रीजन है ये जो आदिवासी लोग नक्सलियों का रास्ता पकड़ने का, ये अकेला कारण नहीं है। इसमें जी आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो कुछ पुलिस कर्मी जो है उनके द्वारा नक्सलियों को पकड़ने के लिए या उनका मुखबिरी के लिए इनके ऊपर दबाव बनाते हैं, क्योंकि नक्सलियों का कहीं ना कहीं आदिवासियों का घरों पर शरण लेने के लिए आते हैं और एक दो दिन, तीन चार दिन वहां रुक जाते हैं। और वहां से उन्हीं के जरिए जो है, जैसे गाय चराने वाले हैं, बकरियां चराने वाले हैं, इनके जरिए पुलिस के बारे में सूचनाएं भी वो लोग प्राप्त करते रहते हैं। और जो पुलिस के बारे में सूचना दिया, उन्हीं लोगों का ऊपर पुलिस भी दबाव बनाती है, हमको जो है नक्सलियों के संबंध में सूचना दे दीजिए। और ये सूचनाओं का लेन देन को लेके कभी जो है नक्सलियों के द्वारा आदिवासियों को ऊपर दबाव बनाते हैं, कभी जो है पुलिस के द्वारा आदिवासियों को ऊपर दबाव बनाते हैं। जितने सच इधर है उतना सच वो जो नक्सलियों की तरफ भी है, क्योंकि पुलिस का मुखबिर को जो है नक्सलियों ने कई पुलिस के मुखबिरों को मार दिया गया था। और आपने देखा होगा उनका ऐसा सजा दिलाया था ये लोग, ऐसा सजा दिया था जो उनको पेड़ में बांध कर
और गोलियों से उनका जो है हत्या कर दी गई। ऐसा कई घटनाएं और पुलिस के मुखबिरों के साथ भी हुआ है। और जब नक्सलियों के द्वारा आदिवासियों को मारा जाता है तो इसका मतलब क्या है? तो ये दोनों तरफ जो है ये आदिवासी लोग परेशान हुआ। फिर इसके बाद जब पुलिस के उच्च अधिकारियों के द्वारा और सरकारों के द्वारा एक नया चीज चलाया था, कम्युनिटी पुलिसिंग के नाम से। और ये कम्युनिटी पुलिसिंग में जो किया गया था, और इन शोषित लोगों के प्रति और ये पीड़ित लोगों के प्रति स्नेह भाव रखने के लिए पुलिस के लिए अधीनस्थों तक निर्देश दिया गया। और उसी के नाते जो है एक अच्छा सफलता भी प्राप्त हुआ। सर, आप नक्सल प्रभावित इलाके में अपनी ड्यूटी दे चुके हैं और काफी करीब से देखा है आपने। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा कि नक्सलियों का जो प्रशासनिक तंत्र है वो कैसे काम करता है, क्योंकि वो एक अथॉरिटी नहीं है लेकिन फिर भी वो रूल कर रहे हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, तो वो कैसे काम करता है? नहीं, ये एक आप हमारा किताब नक्सलवाद और समाज का किताब आप देखेंगे, जी। उसमें नक्सल नक्सलवाद का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जी। मैंने विस्तृत रूप से उसमें चर्चा किया जी, गया है। मैंने वो पढ़ा है, लेकिन सर उसमें जैसे जैसे आपने बताया है तो वो काफी विस्तृत रूप है, और उसमें काफी चीजें कंफ्यूजिंग है मुझे लग रहा है कि, क्योंकि वो आप जिस तरह से बताए वो एक प्रशासनिक तंत्र की तरह दिख रहा है जो एक अथॉरिटी की तरह काम करती है। बिल्कुल एक अथॉरिटी की तरफ काम करती है। जैसा नक्सलियों का जो हायरार्की आप देखेंगे, जी। जैसा उनका हायरार्की है मिलिट्री में, जैसा हायरार्की है या पुलिस में जैसा हायरार्की है, उसी प्रकार की हायरार्की उनका भी रहता है। जैसा एक एरिया निर्धारित होता है उसका एरिया कमांडर होता है, और एक जोन निर्धारित होता है उसका जोनल कमांडर होता है, और स्टेट लेवल का जो है वो स्टेट लेवल का कमिटी रहता है, और जो कंट्री का जो लेवल का है उसका भी आपका अलग अलग कंट्री हेड रहता है। जी। तो इनका अलग अलग जो है मतलब जैसा हम लोग का हायरार्की है, जिले में एसपी रहता है, उनका भी जो है उनका एरिया कमांडर रहता है। और जैसा हम लोग का रेंज में डीआईजी रहता है तो उनका जोनल कमांडर रहता है। तो ये एक पैरेलल तरीका से उनका भी एक रहता है। जैसा हमारा किताब में मैंने जो आपको दिखाया था, प्लाटून कैसा काम करता है उनका, जी। और एक एक जो है वो सेक्शन टाइप का जो काम करता है, तो उनका मिलिट्राइजेशन जो है वो कैसा, ये जो है मिलिट्राइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उनका मीटिंग्स कैसे रहता है, उनका ट्रेनिंग भी निर्धारित है। उनका रेगुलर मीटिंग्स में जो है उनका सारे पॉम्पलेट्स और नक्सलियों के सिद्धांतों पर वहाँ विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है। और उनका एरिया में कितने कितने पैसा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया उनके हिसाब किताब लिया जाता है, उनका पूरा बजट मेंटेन किया जाता है। और वो सारे चीज इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन इतना सा प्रभावशाली रहा है जनता के बीच में, और इतना सशक्त रही है, और पुलिस के साथ पुलिस से टक्कर लेने की स्थिति में इसलिए रही है क्योंकि इनका भी इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन रहा है। जब जनता का सपोर्ट विथड्रा होने लगी, तब से ये अपने आप में कमजोर होने लगा। आप हम्म। देखेंगे तो जब से जो है ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जब सरकार ने जो नया नया जो फैसला लिया है, और नया अच्छी नीतियां अमल में लाई है, तब से जनता जो है जनता को सीधे कोई करप्शन फ्री का एक अच्छा माहौल मिली है। सीधे सीधे उनका बैंक खातों में पैसा पहुंच रहा है, चाहे वो जंगल में हो पहाड़ में हो कहीं भी हो, उनका सीधे खाते में पैसा पहुंच रहा है। बीच में दलालें खत्म हो गई है। अब देखें अब इस सरकार में आप देखेंगे कहीं दलालें देखने को नहीं मिलेगा। और पहले जो बिचौलियां जो रहता था, दलालें जो हर जगह पर ठेकेदार दलाल ये सब जो है भूस्वामी लोग, ये शोषण करने के लिए पूरा हमेशा तैयार रहता था। जो मेरे एरिया में मैंने देखा मेरा गृह जनपद में, वो लोग जाते थे फिर जंगल में जाके चित्र वो जो है चिंतपल्ली और पाडेरू और ये अरकू ये सब जो एरिया है उसको बोलते हैं आंध्र उड़ीसा बॉर्डर एरिया, ये वो भी एरिया बोलते हैं। उस इलाके में जाके ये हमारा जो प्लेन एरिया है विशाखापट्टनम और नरसीपट्टनम अनकापल्ली, ये जो मेन मेन एरियाज है टाउन एरियाज है, यहाँ से दलाल लोग जाके वहां शोषण करते थे। अब आज के डेट में वो देखने को नहीं मिल रहा है। अब जो है सारे जो वर्तमान सरकार के द्वारा एक ऐसा जो डिजिटल व्यवस्था जो लागू कर रही है, और सीधे सीधे पैसा उनका खातों में जा रहा है, और इनका जो जितने वेलफेयर स्कीम्स जो होगा, सारे वेलफेयर स्कीम्स इतना अच्छा इम्प्लीमेंट
मतलब जीरो करप्शन का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसके नाते जो है लोगों को लाभ मिलने लगा। अपना घर में बैठे बैठे जो है, जो लाभ पहले जो इनको नहीं मिलता था, जो बीच वाला खा जाते थे, अब सीधे मिलने लगा। तो लोगों को लगा भाई हम लोग नक्सलियों का या फिर जंगल रास्ते में या बंदूक उठाने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस वजह से पब्लिक का जो सपोर्ट था, जो नक्सलियों का, जो जनता का जो जो सपोर्ट था, वो विथड्रा हो गया। विथड्रा होके अब जो है, जब विथड्रा हो गए तो फिर नेचुरली जो है नक्सलियों का शरण देने वाला कम हो गया। और नक्सलियों का जो है उनका पैसा या फिर कोई और संसाधन देने वाला जो है, उपलब्ध कराने वाला, वो भी कम हो गया। तो उस कारण से जो है नक्सली अपने आप में कमजोर होने लगा। साथ साथ में जो है पुलिस की कार्रवाई और जो सीआरपीएफ की कार्रवाई, इन सब कार्रवाइयों की वजह से ये और कमजोर पड़ गए। तो आप देखेंगे इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इनका ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर, इनका सिद्धांत और इनका जो भाव है, वो कहीं कोई कमी नहीं है। वो तो इतना प्रभावित और इतना आकर्षणीय रहता है, इससे आम आदमी और युवक जो है वो काफी प्रभावित रहता है। आप देखेंगे कई मूवीज उस जमाने में जो बनी है, आप जो है 1970s और 80s में आप देखेंगे कई जो लेफ्ट ओरिएंटेड मूवीज जितने हैं, या आप नक्सलियों का सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने वाला मूवीज, मतलब लो बजट हाई इनकम वाला मूवीज जो है, काफी मूवीज आ चुकी है। तो उससे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हुए कई लोग प्रभावित हुए थे। तो कॉलेज स्टूडेंट से लेकर एग्रीकल्चर बीएससी पढ़ने वाला लड़के, मेडिसिन पढ़ने वाले लड़के, इंजीनियरिंग आई, एनआईटी वरंगल में जो है वो बहुत बड़ा सेंटर रही है एक जमाने में नक्सलियों के। एनआईटी वरंगल आप देखेंगे आज के डेट में जो है सभी एनआईटीज में एक अच्छा रैंकिंग पाती है। बिल्कुल। ऐसा एनआईटी जो आईआईटी से नहीं है, मगर एनआईटी से जो है काफी लोग इसमें नक्सलियों के प्रति सहानुभूति रखने वाला तैयार हुआ था। मगर आज के डेट में आप देखेंगे सब लोग जो है अच्छा अच्छा नौकरियां कर रहे हैं या स्टार्टअप खोल रहा है, उनका जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये एक नया रास्ता उनके सामने है, एक नया जिंदगी, नया उम्मीद इनके सामने है। तो फिर वो जंगल में घूमने का कोई मतलब इनके सामने नहीं रहा। सर, अगर पूर्ण निदान की बात करें कि 100% हमारे देश से नक्सलवाद की जो समस्या है वो खत्म हो जाए, ये कब तक संभव हो पाएगा? इसके पीछे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के नेतृत्व में ये जल्दी से जल्दी ही खत्म होगा। मैं भी 5-6 साल में इसका, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री महोदय ने एक एक स्टेटमेंट दिया था, नक्सली जो है आज के डेट में आखिरी पड़ाव पर हैं। जी। ये माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट है। मैं भी इस स्टेटमेंट को मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं, क्योंकि यह जल्दी से ही खत्म होगा, क्योंकि जनता से इनका कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे किसी प्रकार की, मैं खुद वहां का रहने वाला हूं जहां ये समस्या है। इस समय भी वहां काफी आंध्र प्रदेश में कहीं बचाव हो तो वो जो है ये वो भी एरिया में नक्सलवाद बचा है। उस एरिया से मैं बिलोंग करता हूं, तो फिर मैं वहां का मैं कह रहा हूं, वहां कोई पब्लिक का सपोर्ट नहीं है। अब वो पब्लिक देख रहा है समाज के सुधार की ओर, एक अच्छा समाज की ओर, एक जो है आर्थिक प्रगति की ओर देख रहा है, नया नया इंडस्ट्री बिजनेस का उधर की तरफ देख रहा है। तो इसलिए जनता के सपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो की तरफ आगे बढ़ गई है। इवन आदिवासी लोग जो हम लोग जाते हैं वहाँ, चिंतपल्ली पाडेरी एरिया में हम लोग देखा है, वहां का जनता भी नहीं चाहती है अब नक्सलवाद आगे बढ़, नक्सलवाद रहे। अब जनता नहीं चाहती तो फिर जो चीज को जनता नहीं चाहती है, मुझे नहीं लगता है वो आगे कंटिन्यू कर पाएगी। बिल्कुल उसका ये इसका लास्ट लेग पर है। अब सर, मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप एक पुलिस अधिकारी है, और पुलिस का काम तो हम सब जानते हैं कि कितना व्यस्ततापूर्ण रहता है। उसमें भी आपने ये किताब जो लिखी है, ये किताब मैंने पूरी पढ़ी। इसमें आपने डाटा का बहुत यूज किया है, मतलब बहुत ही रिसर्च बेस्ड किताब है ये। तो सर, एक अधिकारी रहते हुए इतना रिसर्च करने के बाद किताब लिखना कितना मुश्किल भरा काम रहा था आपके लिए? जी, इसके लिए मुझे बहुत टाइम लगी है, जी। क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव से भी, और जहाँ मैं बचपन में जो है मैं लगभग
9वीं कक्षा में मैं पढ़ रहा था। उस टाइम में हमारा गांव में नक्सली आए थे। और नक्सली जब आए थे, मैं आंगन में सो रहा था, और हमारे पिताजी को उठा के लेके गए थे, और गांव का दूर प्रांत में लेके गए थे। और हमारे पिताजी से काफी ये लोग दबाव डाल के पूछा था वहाँ का। हमारा गांव का जो अमीर अमीर व्यक्ति लोग हैं, 3 लोग हैं, उनका घर के अंदर कैसे जाना है, वो पैसा कहाँ रखते हैं, क्या है, इसके बारे में पूछताछ किया। और हमारे पिताजी का जितना जानकारी है उतना बोल दिया। फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया था। हम लोग बचपन में बहुत रोए थे उनका पिताजी को जब ले गया था। तो फिर इसके बाद हमारा गांव में ही एनकाउंटर हुआ। उसमें 2 नक्सली, वो उसका 2-4 दिन बाद जब नक्सली अटैक किया था, उस समय एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर में 2 नक्सली मारा गया था। तो हमने ये देखा है, अनुभव से मैंने देखा। और साथ साथ जो है, मैंने डेटा का सहारा इसलिए लिया था ताकि प्रैक्टिकलिटी में भी लोगों को, पाठकों को ये लगे ये जो है सिर्फ ऊपरी तल पर ही इसको लिखी गई है, और इसका सपोर्टिंग बेस भी है। और जो हम कहना चाहते हैं वो चीजें जनता जनता तक पहुंचे, एक अच्छा तरीका से पहुंचे, और लोगों का समझ में भी आ जाए। अब जो है इस समस्या का कितने जड़ों तक इसका सिद्धांत जो जनता के बीच में कैसा कैसा रहा, इनका विकास और पतन कैसा रहा, इन सब चीजों के बारे में हमने इसमें विस्तृत रूप से चर्चा किया है। तो इस नाते इसमें काफी टाइम लगा। मुझे 10 साल का समय लगी है पूरा किताब लिखने में। तो अब अंतिम में चल के, मैं पहले इंग्लिश में ये किताब आई, फिर इसके बाद इसका हिंदी में किया गया था। और मैं पीयूष जैन साहब को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो है एक इस किताब को वो अपना प्रभात पब्लिकेशन के माध्यम से पब्लिश करने का जो है वो मुझे मौका मिल गई है, जिसके लिए मैं पीयूष जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर दी प्रिंट के साथ बातचीत करने के लिए। आपसे बातचीत कर कर बहुत अच्छा लगा और काफी नई जानकारियां भी मिली नक्सलवाद से जुड़ी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार।